जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 9वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए सभा भवन, बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सी विशाल स्नानागार और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। क्या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार जिसे कहा गया? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए शतरंज बोर्ड या जिसको आप विसात कहते हैं की आकृति का, बी त्रिभुजाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में और डी गोलाकार आकृति में। तो सही उत्तर इसका क्या है? ग्रिड पद्धति में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुरातत्वीय अवशेष दिए हुए हैं। आपको इसे मैच कराना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। लोथल, तो लोथल का संबंध गोदीबाड़ा से है, ठीक ना। कालीबंगा यानी कालीबंगन, यहाँ पे क्या मिला? तो ये जूता हुआ खेत, ठीक ना। धौलावीरा में अगर बात करें तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपको प्राप्त हो रहा है वह है 2 1 4 3। 2 1 4 3। आप नीचे ऑप्शन में देखें कौन सा सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था? ए गाय, बी बाघ, सी गैंडा, डी हाथी। इनमें से कौन है जिसका हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ? जी हाँ, गाय सही उत्तर है ये। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए टीन एवं सीसा, बी तांबा एवं कांसा, सी सोना एवं चांदी, डी लोहा। तो हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सबसे परिचित थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी वड़ावली, डी कालीबंगा। तो लोथल से युगल शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए सही उत्तर है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिंडन। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः किससे बनी हैं? ए कहता है सिलखड़ी से, बी कहता है मिट्टी एवं तांबे से, सी कहता है गोमेद एवं चर्ट से, डी कहता है काचली मिट्टी से। आपको बताना है हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनी हैं? सेलखड़ी से बनी है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। कूट नीचे दिया हुआ है। 1 चांदी, 2 टीन और 3 सोना। आपको बताना है इनमें से किन किन धातुओं का आयात करते थे।
ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है, इनमें से बताना है। तो आप बताएं। तो देखिए, जो हड़प्पावासी थे वो चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे, यानी 1 2 3। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें 1 2 3 तीनों दिया हुआ है ना। तो हड़प्पावासी जो थे वो चांदी का आयात भी करते थे, टिन का भी करते थे, सोने का आयात भी करते थे। ठीक है। हड़प्पावासी लाजवर्द, ये भवन निर्माण की सामग्री है का, तो इसका आयात कहाँ से करते थे? आपको बताना है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। लाजवर्द भवन निर्माण की एक सामग्री है। आप बताएं। ऑप्शन ए कहता है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी कहता है बलूचिस्तान से, सी कहता है दक्षिण भारत से, डी कहता है ईरान से। तो लाजवर्द का आयात था हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से किया जाता था। ए बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन है? ए सुरतुगोई, बी मुंडीगाक, सी देहमोरा, सी घुंडई और डी इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए कुंतासी, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी लोथल एवं सुतका गेंडर और डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर भी है इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए हिरन, बी गैंडा एवं भैंसा, सी व्याघ्र एवं हाथी, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर भी है इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो से, बी वड़ावली से, सी हड़प्पा से, डी कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ए बिल्कुल ठीक है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो और डी हड़प्पा। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, चन्हुदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ प्रश्न है। आप समस्त प्रैक्टिस सेट को हल करने का प्रयास कीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, है ना, आईएएस, वो सब प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इसका अभ्यास कर लें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ए रंगपुर, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। तो लोथल में जार पर लोथल में ही जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। लोथल जगह का नाम है, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखें। स्वतंत्रोत्तर भारत में, जैसे स्वतंत्रता के बाद वाले भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और हरियाणा, डी राजस्थान।
तो सबसे ज़्यादा जो खोज हुई स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा युगीन स्थलों की, वह हुई गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ए गेहूं, बी दालें, सी चावल, डी जौ। तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा गेहूं का उत्पादन होता था, चावल का भी होता था, जौ का भी होता था, दालों का उत्पादन नहीं होता था। तो ये बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत काल जिसे कहा गया, उसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। जी हाँ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल है वो ऋग्वैदिक संस्कृत का काल कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ए 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं सही उत्तर क्या है इसका? जी हाँ, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए यज्ञकर्ता, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी वीर या योद्धा। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे संस्कृत बोलने वाले थे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो वो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह सही नहीं है प्रारंभिक कार्यों के बारे में। लेकिन एक तथ्य आपको बता दें कि प्रारंभ में इतिहास में ये कहा गया कि आर्य बाहर से आए थे, विदेशी थे, लेकिन विभिन्न रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ें सिद्ध हो गई हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि वो भारत के ही निवासी थे। तो यह तथ्य कि वे कई झुंडों में भारत पहुँचे ये गलत है, क्योंकि वो भारत के ही निवासी थे। ठीक है, आगे देखें। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी तंबाकू। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, चावल गेहूं जौ इसका ज्ञान तो था, तंबाकू का नहीं था। ठीक ना, डी सही उत्तर है इसका। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए श्रेष्ठिन, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी यजमान। श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्व सूत्र, और डी शतपथ ब्राह्मण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। बी कहता है पहले वेद लिखे गए, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण और उपनिषद। सी कहता है उपनिषद, फिर वेद, फिर ब्राह्मण और आरण्यक।
डी कहता है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और फिर आरण्यक। आपको बताना है इनमें से सही क्रम क्या है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है। यहाँ सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर अंत में उपनिषद की रचना हुई। वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप सब जानते हैं। ए कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी कहता है 6। तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक ना। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और पिछला प्रैक्टिस सेट भी आप हल कर लें। ये भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक की जो विभिन्न प्रश्नावलियाँ बनी हुई हैं, जो प्रश्न बने हुए हैं, उसको हम हल कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।